हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो बीए बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में जिनका भी मेजर या माइनर सब्जेक्ट सोशलॉजी है उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपके पेपर का नेम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। और इसी के साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में कल यानी 4 जुलाई को आपका इसी सब्जेक्ट का पेपर है और आपके पेपर का नेम भी सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज है। दोस्तों, इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है। ये महा मैराथन क्लास है। इसमें मैंने आपकी एक एक यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं और मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिए जो 2-3 सालों में किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो भले लेकिन रिपीट हुआ हो क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ लिया है। और आप यकीन मानिए कि इस वीडियो से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा और ज़रूर आएगा। सबसे पहले मैं आपको 30 सेकंड में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी नज़र देख लीजिए, जिससे आपको ये यकीन हो कि इस वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं 2025 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जैसे आपकी सारी यूनिट के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप देखिए, तो कस्बा पूछा गया है, सांस्कृतिक विविधता, ग्रामीण नगरीय समुदाय। आपके सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हैं वो सब आपके इस वीडियो में लिए गए हैं। और मैं आपको रिपीट क्वेश्चन दिखाऊँ कैसे आते हैं। जातिवाद इस पर पूछा गया है और ये कस्बा, इसी सबसे आप देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आपका सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का। इसमें भी आपका देखिए सब पूछा गया है। गाँव, नगर, जनजाति, जाति, ये सब आपके पूछे गए हैं। देखिए विवाह, संयुक्त परिवार, ये जातिवाद, जनसंख्या वृद्धि। इसी के जितने भी यूनिट है मैंने सब यहाँ पे क्वेश्चन में लिए हुए हैं। आप देखिए इसी तरह। अब हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने इस तरह से यहाँ पे आपको आंसर दिया है कि आपके चाहे शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए या आपका लघु उत्तरी में आए, आप इन आंसर को लिखाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी ने कुछ नहीं भी पढ़ा हो तो भी ये वीडियो देख लीजिए लास्ट तक। 1 घंटे का वीडियो है और आपको बहुत लाभकारी होगा। देखिए हम यहाँ पे किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। और ये मत सोचिए कि बहुत सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं, 30 या 28 तो बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, ये सिर्फ 1 घंटे का वीडियो होगा। बहुत छोटे स्तर पे मैंने सारा कवर कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो में सारे यूनिट का। जनजाति, नगर, गांव, कस्बा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, जनसंख्या वृद्धि, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, संयुक्त परिवार, जाति, विवाह, नगरीकरण, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक समावेश, वर्ग, जनसंख्या विस्फोट, ड्रणीकरण, वर्ग, सांस्कृतिक विविधता, ग्रामीण नगरीय समुदाय, सजातीयता, अनुसूचित जनजाति, आत्मसातीकरण, या आपको सिर्फ सातवीकरण भी लिख के दे सकता है, हिंदू विवाह के उद्देश्य, मध्यम वर्ग, बहिष्कार की अवधारणा और नस्लवाद। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको 1 घंटे में कवर करा दूंगी, वो भी इजी लैंग्वेज में। तो चलिए हम लोग अब अपने आंसर की तरफ चलते हैं। आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है, तो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आती है हमारी जनजाति। जनजाति एक सामाजिक समूह है जिसकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भाषा, रीति रिवाज और परंपरा होती है। जनजातियां प्रायः आत्मनिर्भर समुदाय से होती हैं जो पहाड़ी, वनवासी या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं। भारत में बहुत सारी आपको जनजातियां देखने को मिलेंगी। आपने सुना भी होगा, जैसे संथाल हुई, भील हुई, गोंड, टोडा इत्यादि बहुत सारी जनजातियां होती हैं। इनकी सबसे विशेषता तो ये होती है कि इनका खुद की अपनी एक भाषा होती है, खुद इनका एक खुद का पहनावा होता है, खुद इनके अलग ही देवी देवता होते हैं, इनकी पूजा ये अलग तरीके से करते हैं। ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जनजातियों की अपनी विशिष्ट धार्मिक मान्यताएं होती हैं, अपने अलग देवता होते हैं तथा वे प्रकृति की पूजा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था होती है मुख्यतः वो शिकार करते हैं, कृषि, पशुपालन, मतलब जो जितनी भी वनों से संबंधित होती हैं ग्रामीण इलाकों से, आप वो सब ये ज़्यादा करते हैं। आधुनिकता और नगरीकरण के प्रभाव से जनजातीय जीवन शैली में परिवर्तन आया है, क्योंकि अब आधुनिकीकरण इतना हुआ है कि इन लोग की जीवन शैली में भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे उनकी संस्कृति और अस्तित्व पे संकट आया है। भाई सारे जंगल काटे जा रहे हैं, ये लोग जंगलों में ही ज़्यादा रहते हैं। भारतीय संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार व संरक्षण प्रदान किया गया है। हम लोग के संविधान में इन लोगों के लिए अलग ही अधिकार और संरक्षण दिया गया है। बहुत सारे इन लोग को आरक्षण भी मिले हुए हैं, जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहन किया जाता है। जनजाति समाज आज भी सामाजिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। ये हमारा टॉपिक कवर हुआ जनजाति का। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक, शहर या नगर।
दोस्तों शहर और नगर में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसका इंग्लिश कन्वर्जन क्या लिखा है। अगर सिटी दे तो आप ये लिखेंगे, क्योंकि आपको कस्बा को भी नगर लिख के आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में ब्रैकेट में वो लोग टाउन लिख देते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि अगर आपसे पेपर में नगर पूछ रहा है, शहर पूछ रहा है तो ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है। जब आप सिटी दे तब आप ये लिखेंगे, क्योंकि कस्बे का टाउन का अलग आंसर होगा। हमारा जो इसका आंसर होगा वो, एक सेकेंड, नगर एक बड़ा मानव शहरी क्षेत्र है जहां जनसंख्या अधिक होती है। लोगों की आजीविका मुख्यतः गैर कृषि के क्षेत्रों पर आधारित होती है। मतलब कि ये मानव का एक बड़ा क्षेत्र होता है, यहाँ जनसंख्या अधिक होती है और लोग कृषि नहीं करते। कृषि के अलावा जितने आप व्यवसाय होंगे, वो जैसे यहाँ लोग पढ़ाते हैं, व्यापार करते हैं, बैंकों में जॉब करते हैं, ये सब यहाँ करते हैं। शहरों की पहचान उनकी आधारभूत सुविधाएं, जैसे यहाँ अच्छी सड़कें मिलेंगी आपको, स्कूल मिलेंगे, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, स्कूल, अस्पताल, उद्योग, व्यापार, बैंक, सुव्यवस्थित मार्ग, आधुनिक परिवहन और अन्य आधुनिक सुविधाएं होती हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार की सुविधाएं अधिक विकसित होती हैं। शहरों में जीवन शैली तीव्र, प्रतिस्पर्धात्मक और गतिशील होती है। आप देखते होंगे कि शहर में लोगों की जीवन शैली बहुत अजीब होती है। आप देख सकते हैं कि बहुत बिजी होती है। आप खुद भी, कोई बहुत सारे इसमें जो लोग देख रहे होंगे वो शहर के होंगे, कि जीवन शैली में बहुत भाग दौड़ होती है। भारत में नगरों को उनकी जनसंख्या और प्रशासनिक संरचना के आधार पर नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव से नगरों की संख्या और आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही शहरी समस्याएं भी, जैसे झुग्गी झोपड़ियां, बेरोजगारी, प्रदूषण, अपराध, आवास की कमी आदि सामने आ रही हैं। समाजशास्त्र में नगर अध्ययन का विषय शहरी समाज, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता तथा ग्रामीण से शहरी स्थानांतरण के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये था आपका नगर या शहर से जो भी, अगर आपका लघु उत्तरीय है तो भी आप आराम से लिख सकते हैं, या अति लघु है तो भी आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है। मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे, इस पे आप फोकस करें। गांव के बारे में सिर्फ इतना ही लिख के आता है कि गांव पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गांव क्या है, गांव से आप क्या समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं। गांव गांव भारत की आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गांव एक परंपरागत छोटी सामाजिक इकाई होते हैं, जहां लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि पर निर्भर रहते हैं। गांव की सामाजिक संरचना पारंपरिक होती है। वहां सामाजिक संबंध प्रायः घनिष्ठ और प्रत्यक्ष होते हैं। आप देख सकते हैं कि गांव के लोग कितने आपसे प्यार से बोलेंगे, वो आपकी मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। अब तो जहाँ शहर के जीवन में लोग अपने में ही इतना बिजी हो जाते हैं कि इन सबसे कोई मतलब ही नहीं होता। आधुनिक विकास के साथ गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन जैसी सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कई गांव आज भी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकारी योजनाओं और पंचायती राज प्रणाली से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। समाजशास्त्र में ग्राम अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक जीवन, जाति व्यवस्था और ग्रामीण संरचना को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कस्बा। कस्बा एक ऐसी मानव बस्ती है जो गांव और नगर के बीच की स्थिति को दर्शाते हैं। यानी कि कस्बा एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वहां पे गांव से ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन शहर के कंपैरिजन में वहां सुख सुविधा कम होती हैं। चलिए हम लोग अपने आंसर देखते हैं कि किस तरह लिखेंगे। कस्बा एक ऐसी मानव बस्ती है जो गांव और नगर के बीच की स्थिति को दर्शाता है। ये अर्ध शहरी क्षेत्र होता है जहां ग्रामीण और शहरी जीवन शैली का मिश्रण पाया जाता है। ये स्थान आकार में गांव से बड़ा लेकिन शहर से छोटा होता है। कस्बों में सीमित मात्रा में नगरीय सुविधाएं होती हैं। मैंने कहा ना कि शहर से आपको यहाँ सब कुछ कम मिलेगा, तो कस्बों में सीमित मात्रा में आपको सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बाजार, स्कूल, बैंक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। परंतु ये नगरों जितने विकसित नहीं होते। जैसे आपको नगरों में
हर एक चौराहा से दूसरे चौराहा चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन नगरों में मतलब कस्बों में ऐसा नहीं होता है। कस्बे आमतौर पर प्रमुख सड़कों, रेल मार्गों या व्यापारिक केंद्रों के निकट विकसित होते हैं। कस्बों में कृषि और छोटे व्यवसाय दोनों मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती, मतलब कि कस्बों में आपको कृषि भी करती मिलेंगे लोग और व्यवसाय भी। यहाँ कृषि आधारित गतिविधियों के साथ साथ छोटे उद्योग व्यापार भी होते हैं। सामाजिक दृष्टि से कस्बा सामाजिक संक्रमण का वह क्षेत्र है जहाँ परंपरागत ग्रामीण जीवन और आधुनिक शहरी संस्कृति एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब इसका ये कहने का है कि यहाँ पे आपको आधुनिक जीवन भी मिलेगा और ग्रामीण जीवन भी मिलेगा। ग्रामीण संस्कृतियां भी आपको यहाँ मिलेगी और आधुनिक शहर का भी आपको जीवन शैली मिलेंगी। सारा सब कुछ आपको दोनों चीजों का मिश्रण यहाँ पे मिलता है। कस्बों का अध्ययन नगरीकरण की प्रक्रिया, शहरी प्रभाव और सामाजिक गतिशीलता को समझने में सहायक होता है। भारत में बड़ी संख्या में कस्बे हैं जो धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पे आपको नगर लिखा, लेकिन बहुत सारे मैंने आपके पेपर देखे प्रीवियस ईयर में कि वहां पे आपसे पूछा तो क्वेश्चन नगर गया, लेकिन ब्रैकेट में वो लोग टाउन लिख देते हैं। तो मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है। कुछ पेपर मैंने देखे लिखा नगर ही है लेकिन ब्रैकेट में सिटी दे दिया, तो मतलब वो आपसे शहर पूछ रहे हैं। तो ये चीज आप बहुत ध्यान दीजिएगा। वैसे नगर शहर में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन ये लोग अंग्रेजी में लिख देते हैं कुछ और हिंदी में कुछ पूछ देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसमें पेपर में कि शहर, कस्बा, गांव पे तीनों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ देखिए। शहर, कस्बा और गांव ये तीनों ही मानव बस्तियों के प्रकार हैं, लेकिन आकार, जनसंख्या, सुविधाओं के मामलों में एक दूसरे से काफी अलग है। शहर आमतौर पर बड़ा होता है और इसके बाद कस्बे आते हैं और फिर गांव आता है। शहर के बारे में देखते हैं हम लोग। शहर एक बड़ी घनी आबादी वाली बस्ती होती है जिसमें आमतौर पर उच्च स्तर की बुनियादी सुविधाएं, सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां होती। मतलब यहाँ पे जितनी भी सेवाएं गतिविधियां होती वो सबसे ज्यादा मिलती, उच्च लेवल की मिलती, हाई लेवल की। फिर आता है कस्बा यानी टाउन। कस्बा शहर से छोटे होते हैं लेकिन गांव से बड़े होते हैं। ये आमतौर पर एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है जहां आसपास के गांवों और कस्बों के लोग अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, जैसे कि व्यापार, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम लोग देखते हैं गांव के विषय में। गांव एक छोटी बस्ती होती है जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। गांव में जनसंख्या कम होती है और जीवन शैली अपेक्षाकृत इन लोगों से यानी कि शहर और कस्बों से सरल होती है, जिसमें कृषि, पारंपरिक व्यवसाय प्रमुख होते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जातिवाद। जातिवाद एक सामाजिक कुरीति है जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव और ऊंच नीच की भावना पनपती है। भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है जिसमें लोगों को जन्म के आधार पर श्रेणियों में बांटा गया है। जातिवाद समाज में असमानता, शोषण और सामाजिक विघटन को जन्म देता है। आप देखते नहीं, जब जातिवाद जहाँ भी होता है, आपने खुद भी देखा होगा, वहाँ अलग ही लोगों में मनमुटाव होता है, भेदभाव होता है, अलग ही लोग बांट देते हैं लोगों की कि नहीं भाई ये अलग जाति के, ये अलग जाति के। जातिवादी मानसिकता सामाजिक बहिष्कार, छुआछूत और हिंसा को जन्म देती है। आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में जातिवाद को समाप्त करने के लिए संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और उसमें कहा गया है कि सभी लोग समान हैं और अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया, यानी कि छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ों को आरक्षण एवं अन्य संरक्षण दिए गए हैं। फिर भी आज भी कई क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव, आरक्षण में आपको टकराव और सामाजिक तनाव आपको बहुत सारे दिखेंगे। समाजशास्त्र में जातिवाद का अध्ययन सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय और परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। जातिवाद भारतीय समाज के सामाजिक समावेश की प्रक्रिया के लिए एक चुनौती बन गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ है व्यक्ति अपने धार्मिक या जाति समुदाय के प्रति अत्यधिक निष्ठा या दूसरे समुदाय के प्रति घृणा या विरोध की भावना रखता है। इसका मतलब ये कि सांप्रदायिकता का अर्थ है कि जो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होता है वो अपने ही धर्म को, अपने समुदाय को सर्वश्रेष्ठ समझता है और दूसरे समुदाय का कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उसको वो समझता है कि नहीं भाई इनका धर्म बहुत खराब है और उसकी
विरोध की भावना करता है, जिसके यहाँ सांप्रदायिकता की जिसमें ये विचार होता है उसके ये आपको मैंने लक्षण बताए हैं। सांप्रदायिकता की भावना कभी कभी सामाजिक विघटन यानी कि समाज में बंटवारा कर देती है, हिंसा, दंगे, संघर्ष का कारण बनती है। आपने बहुत देखा होगा कि सांप्रदायिक दंगे बहुत होते हैं, भारत में तो विशेषकर आपने देखा होगा। यह एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि समाज को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता एक ऐसी मानसिकता या विचारधारा है जिसमें एक धर्म या संप्रदाय को दूसरे धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध, या तो लोग समझते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, या समझने लगते हैं कि नहीं भाई उनके धर्म के कारण मेरा धर्म असुरक्षित हो रहा है, तो वो दंगे कर देते हैं। ये हुई सांप्रदायिक की आपकी विचारधारा। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में सांप्रदायिकता एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। भारत में सांप्रदायिकता का उपयोग आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन पैदा करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र, धार्मिक निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। आप खुद भी समझते होंगे, आप पढ़ रहे हैं इस चीज को कि सांप्रदायिकता से कितना ज्यादा नुकसान है हम लोग के देश को, उसकी राष्ट्रीय एकता को। इसके निराकरण के लिए सरकार को सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए और उन्हें लागू भी करना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी, आप खुद भी समझते हैं, एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम लोग सांप्रदायिकता को खत्म कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि सभी धर्म और जाति एक समान है। लोगों को विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी धर्म को लोगों को बीच बीच में आपस में बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए और समझना चाहिए कि नहीं भाई सभी का धर्म एक बराबर है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और सांप्रदायिक भेदभाव को खारिज करता है। अब हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या में समय के साथ निरंतर वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि एक समय के साथ, मतलब आज 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि लगातार हो रही है, तब हम लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। इसको आप कैसे लिखेंगे? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की जनसंख्या में समय के साथ निरंतर वृद्धि होना। भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है क्योंकि ये संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है। क्योंकि हम लोग के पास सीमित संसाधन है, हम लोग के पास के जितने भी विकासशील देश है जिनके पास संसाधन तो सीमित है लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक होती है कि संसाधनों पर दबाव पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल आपके पास सीमित है, स्कूल सीमित है, आपके पास खाद्यान्न सीमित है, पेट्रोल सीमित है, लेकिन जब जनसंख्या अधिक होगी तो इन सब संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। इससे बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरणीय संकट, आवास की कमी, शहरी झुग्गी बस्तियों की वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब आवास कम होंगे तो आपने देखा होगा, आप मतलब जब भी कहीं गए होंगे कि झुग्गी आपको सड़क किनारे किनारे देखने को मिलती हैं, आवास की कमी हो जाती है, नौकरियां नहीं मिलती हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ तो मृत्यु दर में कमी आई, और जागरूकता की कमी। सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और प्रचार प्रसार के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो विकास की गति बाधित हो सकती है। संतुलित जनसंख्या वृद्धि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। आप ये समझिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर लिख पाएंगे। जैसे अगर आया जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि किस तरह से हम लोग के लिए समस्या है, तब भी आप यही आंसर लिख सकते हैं। आंसर मैंने आपको इस तरह दिए कि कुछ भी आए तो आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और है जनसंख्या में। समाजशास्त्र में जनसंख्या अध्ययन जनसंख्या विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो जनसंख्या की संरचना, वितरण एवं वृद्धि के सामाजिक प्रभावों को समझने में सहायक होता है। नेक्स्ट हम लोग अपना पढ़ेंगे टॉपिक अनुसूचित जाति। अनुसूचित जातियां वह सामाजिक समूह है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। पहले ये जातियां मुख्यतः श्रम आधारित कार्य जैसे सफाई, चमड़ा उद्योग, श्रमिक कार्य से जुड़ी थी। भारत के संविधान द्वारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा मानकर
विशेष अधिकार इन लोगों को दिए गए हैं। ये जातियां परंपरागत रूप से समाज के हाशिए पर रही हैं, यानी कि मतलब मेन मुद्दा लोग इनको मानते थे, और अस्पृश्यता और भेदभाव का शिकार हुई है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति का अनुच्छेद 341 है और अनुसूचित जनजाति का अनुच्छेद 342 है। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की पहचान की गई। भारतीय संविधान ने इन जातियों को विशेष अधिकार और संरक्षण दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त घोषित किया गया है। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आरक्षण, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, आर्थिक सहायता, विशेष योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है सामाजिक समानता स्थापित करना, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इन लोगों की भागीदारी बढ़ाना। मतलब कि ये लोग राजनीति में भी सक्रिय हो सके, शिक्षा में भी इन लोगों को समान अवसर मिले, रोजगार में भी इन लोगों को समान अवसर मिले। सरकार इन सब के लिए प्रयासरत है। समाज शास्त्र में इन जातियों का अध्ययन सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। ये विषय सामाजिक एकीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पिछड़ी जातियों के बारे में। पिछड़ी जातियां वह सामाजिक समूह है जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर मानी जाती है, लेकिन अनुसूचित जातियों की तरह इनमें छुआछूत की मतलब आपको नहीं मिलेगा कि इसमें अस्पृश्य की भावना मिले। इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि पिछड़ी जातियां पिछड़ी हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों की तरह इन्हें छुआछूत का शिकार नहीं होना पड़ा है। भारत सरकार ने मंडल आयोग 1980 की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया है। पिछड़ी जातियां परंपरागत रूप से कृषि, कारीगरी और सेवा आधारित कार्यों में संलग्न रही हैं। निम्न आय वर्ग की ये लोग होती हैं। इनके साथ सामाजिक भेदभाव तो नहीं रहा है, लेकिन सामाजिक व आर्थिक प्रगति की मुख्य धारा से ये भी काफी पीछे थी। अनुसूचित जातियों की तुलना में ये आगे है, लेकिन वैसे ये भी पीछे थी। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से पिछड़ी जातियों का अध्ययन सामाजिक संरचना, ये गलत हो गया, सामाजिक संरचना, जातिगत राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। आज शिक्षा, राजनीति, सरकारी योजनाओं के माध्यम से पिछड़ी जातियों में सामाजिक जागरूकता और उन्नति आई है, लेकिन सामाजिक समानता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संयुक्त परिवार। ये क्वेश्चन अभी तक ये समझिए कभी कभी पेपर में इसमें अति लघु और लॉन्ग दोनों में पूछ लिया जाता है। ये लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है अब तक, इस पे आप ध्यान दें। संयुक्त परिवार वह पारिवारिक संरचना है जिसमें एक ही छत के नीचे एक से अधिक पीढ़ियां जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। भारत में संयुक्त परिवार भारतीय समाज की विशेषता रही है। संयुक्त परिवार में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और वरिष्ठों को नेतृत्व स्वीकार किया जाता है, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं का निर्णय माना जाता है। वरिष्ठता पे लिया सबसे पूरे परिवार से डिस्कस किया जाता है, लेकिन जो मेन बड़े बुजुर्ग कहते हैं वही किया जाता है। इसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा, वृद्धों का सम्मान, वृद्धों को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। हालांकि आधुनिकता, नगरीकरण, शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना ने संयुक्त परिवारों को छोटे परिवारों में बदल दिया है। भाई आपने देखा होगा कि भाई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए तो वो अलग रहना पसंद करते हैं। मैंने भी बहुत जगह देखा है, अपने परिवार में भी देखा है। तो ये आप समझ सकते हैं संयुक्त परिवार की क्या वैल्यू है। आज भी ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था अपेक्षाकृत प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां आप भी देखेंगे कि परिवार संयुक्त अभी भी आपको मिल जाएंगे। अब सब लोग नहीं है, लेकिन नगरों, शहर की तुलना में आपको वहाँ संयुक्त परिवार मिल जाएंगे। यद्यपि नगरीय क्षेत्रों में इसका स्थान धीरे धीरे एकल परिवार ले रहा है, फिर भी संयुक्त परिवार सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक माना जाता है।
इसमें पारस्परिक सहयोग और सामूहिक निर्णय प्रणाली जैसे गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं ना, जैसे दो भाई हुए, एक भाई की नौकरी चली भी गई तो दूसरा भाई उसका साथ देता था, उसके खर्चे उठा लेता था, लेकिन अब ये सब नहीं है। तो इसमें पारस्परिक सहयोग और सामूहिक निर्णय प्रणाली जैसे गुण विद्यमान थे और जो सामाजिक मूल्यों का सुदृढ़ करते हैं। समाज शास्त्र में संयुक्त परिवार सामाजिक नियंत्रण, परंपरा, सामाजिक भूमिका और सांस्कृतिक स्थायित्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जाति के बारे में। ये वैसे 4 बार पूछी जा चुकी है, क्वेश्चन पेपर पास जितने मैं उन्हीं को देख के आपको बता रही हूँ। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जो जन्म पर आधारित होती है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक महत्व है जो वर्ण व्यवस्था से विकसित हुई है। जातियां प्रायः व्यक्ति के व्यवसाय, सामाजिक हैसियत और विवाह संदर्भों को निर्धारित करती हैं। इसके कारण सामाजिक असमानता, भेदभाव और ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित मानी जाती है, परंतु व्यवहार में आपको हजारों उपजातियां मिल जाएंगी। आधुनिक भारत में संविधान में समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है और जातिगत भेदभाव को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित किया गया है। आधुनिक भारत में जाति आधारित पहचान चुनाव, शिक्षा और आरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बात का ये मतलब हुआ आधुनिक भारत का। आप खुद भी ये चीज़ देखते होंगे कि लोग वैसे तो जाति मुद्दा करेंगे कि बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन जैसे ही चुनाव की बारी आती है या हम भी कोई फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना जाति वाला कार्ड खेल देते हैं। भाई हम तो ओबीसी से हैं, हमको आरक्षण चाहिए। आपको आरक्षण नहीं भी चाहिए, आप चाहे अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन तब भी आरक्षण चाहिए, हम लोग तुरंत अपना कार्ड उसमें लगा देते हैं। भाई हम तो ईडब्ल्यूएस से भले ना भी हो लेकिन कार्ड बनवा लिया है, तो हम तो भैया ओबीसी से है, भाई हम तो SC ST से हैं। ये जो लोग आज के टाइम पे पीछे भी हैं इन चीज़ों में, वो भी इन लोग के चक्कर में आगे नहीं आ पाते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आधुनिक भारत में जाति आधारित पहचान चुनाव, शिक्षा और आरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और आर्थिक प्रगति ने जाति व्यवस्था को कमजोर किया है। यानी कि समाज में अब जो परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा और लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे जो जाति व्यवस्था है वो कमजोर पड़ी है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी कानून प्रावधानों के बावजूद जाति व्यवस्था आज भी समाज में इसका प्रभाव अब भी बना हुआ है। यानी कानून के इतने प्रावधान है, उसके बाद भी जाति व्यवस्था आज भी समाज में बनी हुई है। यहाँ पे ये होगा, फिर भी कानून व्यवस्था के बावजूद जाति व्यवस्था का आज भी समाज में प्रभाव बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। समाज शास्त्र में जाति का अध्ययन सामाजिक स्तरीकरण, वंचना, सामाजिक गतिशीलता और जाति आधारित राजनीति के रूप में होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना विवाह। विवाह एक सामाजिक संस्था है। ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा विवाह पे क्या पूछेंगे, लेकिन ये बताऊं मैं 6 बार पूछा जा चुका है। विवाह एक सामाजिक संस्था है जो पुरुष और महिलाओं के बीच वैधानिक एवं सामाजिक संबंध स्थापित करता है। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि परिवार और समाज की संरचना को भी आकार देता है। भारतीय समाज में विवाह को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों, संस्कृतियों और सामाजिक परंपराओं का भी मिलन है। विवाह के माध्यम से संतति की उत्पत्ति, पारिवारिक उत्तरदायित्व का वहन तथा सामाजिक संबंधों का निरंतरता सुनिश्चित होती है। विवाह के प्रकारों में आपको बहुत सारे विवाह मिल जाएंगे। बाल विवाह, अंतरजातीय, अंतरधार्मिक, प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज प्रमुख है। अब तो बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन पूरा इतिहास में पहले प्रचलित थी। विवाह की व्यवस्था समाज के नियमों, मतलब जो इतने सारे भारत में धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, तो विवाह की जो व्यवस्था है वो समाज के नियमों, क्योंकि हर समाज का अपना अलग नियम है, समाज के नियमों, परंपराओं और रीति रिवाजों द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत सारे धर्म है भारत के, तो हर धर्म के अपने नियम है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उनके द्वारा वो नियंत्रित होती है। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है जिसमें 7 फेरे, पाणी ग्रहण आदि अनुष्ठान होते हैं। आधुनिक समय में विवाह की अवधारणाओं में परिवर्तन आया है, जहां व्यक्तिगत पसंद, समानता और स्वतंत्रता और बाल विवाह पर रोक
आदि को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि बाल विवाह अब तो बिल्कुल बैन है, महापाप है, आप ये समझिए। समाज शास्त्र में विवाह का अध्ययन सामाजिक संरचना, लैंगिक भूमिका, वर्गीय गतिशीलता और सांस्कृतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ये जो मैंने बाद में आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में आपको समाज शास्त्र बता रही हूँ, ये वो 2 लाइन है जो अगर आपको एग्जामिनर दिखेगा तो उस पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और आपको यही 2 लाइनें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नगरीकरण। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या गांवों से नगरों की ओर स्थानांतरित होती है और शहरी जीवन शैली, आर्थिक गतिविधियां एवं मूल संरचना बढ़ती हैं। यानी कि नगरीकरण में आपने देखा होगा कि गांव से जो जनसंख्या है वो नगर की ओर स्थानांतरित हो रही है और इसमें शहरी जीवन शैली अपनाती है, वही आर्थिक गतिविधियां करती हैं। ये औद्योगिकीकरण रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण होता है। लोग ये समझते हैं ना कि नहीं भाई, शहर में बहुत ज़्यादा शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसलिए वो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। नगरीकरण से सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा का प्रसार और आधुनिकता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इसके साथ ही भीड़ भाड़ झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, प्रदूषण, यातायात और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण की गति तीव्र हुई है, विशेष रूप से महानगरों में। शहरी नियोजन, आधारभूत संरचना का विकास और संतुलित क्षेत्रीय नीति के बिना नगरीकरण अव्यवस्थित हो जाता है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर योजना नहीं होगी और आप नगरीकरण करेंगे तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा। भाई आपने नगरीकरण शुरू कर दिया लेकिन ना आपके पास उचित व्यवस्था है शिक्षा की, ना आपके पास रहने की व्यवस्था है, तो नगरीकरण बेकार होगा आपका। सतत नगरीकरण सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है। सतत नगरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति या समूह को भाई नहीं इसका बहिष्कार कर दो, बहिष्कार कर दिया जाता है, ऐसा होता है। यह जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, विकलांगता या अन्य किसी सामाजिक आधार पर किया जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लोगों ने खुद ही बना दिया है कि लोग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग, लिंग, विकलांगता और भी उनके मुद्दे हैं सामाजिक, उन सब के आधार पे कर देते हैं। भारत में ये अधिकतर दलितों, महिलाओं से मतलब आपने देखा होगा लोग आज के टाइम मतलब इतना भारत आगे बढ़ गया तब भी विधवा जो महिलाएं होती हैं उनको अलग ही दृष्टि से देखते हो, उनका बहिष्कार करता है। पता नहीं क्या ही सोच है। विकलांगों, ट्रांसजेंडरों आदि के संदर्भ में ये देखा गया है बहिष्कार करते हुए भारत पे। बहिष्कृत व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों तक पहुंच नहीं मिलती है। जब इनका बहिष्कार ही कर देंगे तो न इनको राजनीतिक संसाधन मिलेंगे, न इनको आर्थिक कोई सुविधा मिलती है, सामाजिक सुविधा कुछ नहीं मिलती, इन सब से इनको बहिष्कार कर दिया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर व्यक्ति के आप खुद सोचिए उसकी गरिमा पे, जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक बहिष्कार असमानता, हिंसा और भेदभाव को जन्म देती है। जब आप पर्टिकुलर उस इंसान को बाहर कर देंगे, फिर जब वो खुद का एक समूह बनाता है तो वो हिंसा को जन्म देता है, भेदभाव को जन्म देता है। इससे न केवल व्यक्ति की आत्म छवि नष्ट होती है बल्कि समाज की जो समरसता है वो भी बाधित होती है। मतलब समाज की जो वृद्धि है, समाज में जो एक अच्छा वातावरण होता है वो सब बाधित होता है। इसके विरुद्ध संवैधानिक अधिकार, कानून, जागरूकता और समावेशी नीतियां बहुत आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले और सम्मान मिले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामाजिक समावेश। ये क्वेश्चन वैसे 3 बार पूछा गया, ज्यादा बार तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्या पता आपके भी आ जाए। सामाजिक समावेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित, कमजोर और अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्य धारा में लाया जाता है। इसका मतलब ये सामाजिक समावेश के जितने मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया ना कि इन लोगों का बहिष्कार किया जाता है, तो उन सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों, चाहे वो कमजोर हो या अल्पसंख्यक हो, सभी को मुख्य धारा यानी एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर, संसाधन और प्रतिष्ठा मिले, यानी कि सब कुछ उसको समान मिले।
सामाजिक समावेश केवल आर्थिक भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भागीदारी में भी सम्मिलित है। ये सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों पर आधारित होती है। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों जैसे महिलाओं, ट्रांसजेंडरों आदि के लिए विशेष योजनाएं और आरक्षण समावेश के बहुत सारे उपाय किए गए हैं। इस वाली लाइन को फिर से पढ़ देती हूँ। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर आदि के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे आरक्षण दिए गए हैं जिससे इन लोगों का विकास हो सके। ठीक है, समझ आया होगा आपको अब। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन लोगों को समाज में मतलब मिलाया जा रहा है, समाज में इन लोगों को मान्यता दी जा रही है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से समावेशी समाज का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है जहां इन लोगों को बराबर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार, सब कुछ समान मात्रा में मिले। समाज में समावेशी जो समाज में एकता, शांति और विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब आपका ये पूरा हुआ समावेशी समाज, सामाजिक समावेश। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ण। वर्ण एक प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था है। ये बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 7-8 बार। वर्ण एक प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था है जो मुख्यतः कर्म और गुण के आधार पर समाज को 4 वर्गों में विभाजित करती है। आपने भी बहुत सारे इतिहास अगर बचपन में 10th क्लास तक भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो भारतीय समाज था वो 4 भागों में विभाजित था, कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे। वर्ण एक प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था है जो मुख्यतः कर्म और गुण के आधार पर समाज को 4 वर्गों में विभाजित करती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण आपका पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय आपकी रक्षा करेगा, युद्ध में जाएगा यानी कि शक्ति, वैश्य आपका व्यापार करेगा चाहे वो बाहर से हो या आंतरिक व्यापार हो, और शूद्र इन सब की सेवा करेगा। ऐसा मतलब प्राचीन समाज में था। मूलतः वर्ण व्यवस्था लचीली और कर्म आधारित थी, लेकिन बाद में ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। पहले जो जाति व्यवस्था थी कर्म के आधार पे थी, मतलब सबके काम के आधार पे जाति व्यवस्था थी कि जिसका मतलब वंश में जो काम हो रहा है उसी के आधार पे उसकी जाति को बांटा गया था। इससे सामाजिक असमानता, ऊंच नीच और भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज को संगठित रखने में भूमिका निभाई, परंतु इसके कठोर रूप ने दलितों और निम्न जातियों को सामाजिक शोषण और बहिष्कार का शिकार बनाया। आज के लोकतांत्रिक और समानतावादी समाज में वर्ण व्यवस्था की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। संविधान ने समानता और गैर भेदभाव के अधिकार देकर वर्ण या जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी ठहराया है। संविधान में अब सबको एक समान सारे अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा के हो चाहे वो व्यवसाय के हो, रोजगार के हो, सबको एक समान दिया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र में अत्यधिक और तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना। ये समस्या विशेष रूप से वो जनसंख्या वृद्धि थी, लेकिन ये जनसंख्या विस्फोट है, इसमें अत्यधिक गति से जनसंख्या बढ़ती है। ये समस्या विशेष रूप से विकासशील देशों में देखी जा रही है, जैसे भारत, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण मृत्यु दर तो घटी है लेकिन जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी ये मृत्यु दर की अपेक्षा में बहुत अधिक है। जनसंख्या विस्फोट से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, खाद्य संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, पर्यावरणीय क्षरण और शहरीकरण की विकृतियां। इससे आर्थिक संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम, जनसंख्या नीति और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया है। संतुलित जनसंख्या विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास और जीवन स्तर सुधार के लिए ये बहुत अनिवार्य है। यानी कि जो संतुलित जनसंख्या है वो समाज में न्याय हो, समाज का प्रॉपर विकास हो और जीवन स्तर सबका अच्छा रहे, इसके लिए जनसंख्या को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न सामाजिक समूह
संस्कृति और समुदाय एकजुट होकर एक साझा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसकी पर्टिकुलर कोई भी संस्कृति हो, किसी भी समूह का हो, वो सब मिलके एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसमें सभी की पहचान सुरक्षित रहती है। ये विविधता में एकता की अवधारणा की पुष्टि करता है, जिसमें सामूहिक समूहों के बीच संयोग, समन्वय और सामंजस्य होता है। दृढ़ीकरण में विभिन्न समूह अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए भी एक साझे सामाजिक ढांचे में रहते हैं। यानी कि सारे लोग जो मतलब दृढ़ीकरण की भावना है या ये प्रक्रिया, इसमें चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, वो अपनी संस्कृति को बनाए रखता है, अपनी विशेषताओं को बनाए रखेगा, अपनी भाषा को बनाए रखेगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जहाँ सभी एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, एक साझे सामाजिक ढांचे में रहते हैं। ये सात्मीकरण से भिन्न है क्योंकि दृढ़ीकरण में सांस्कृतिक विविधता बनी रहती है, लेकिन एक साझा राष्ट्रीय या सामाजिक पहचान विकसित होती है। ये जो सात्मीकरण है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जैसे दृढ़ीकरण मैंने आपको क्या बताया कि सभी लोग मिलके इसमें एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जिसमें पर्टिकुलर किसी की भाषा, संस्कृति या धर्म बना रहता है। लेकिन जो ये सात्मीकरण, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है किसी एरिया में या किसी क्षेत्र में, और वहाँ पे जो बहुसंख्यक समुदाय होता है, वो चाहे आप ये कहिए कि अल्पसंख्यक पे दबाव बनाता है या अल्पसंख्यक खुद ही उसकी संस्कृति, उसकी भाषा को, उसकी विशेषताओं को अपनाने लगता है। लेकिन दृढ़ीकरण में ऐसा नहीं होता। इसमें वो लोग मिल के समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी विशेषता, संस्कृति को बनाए रखते हैं। इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सात्मीकरण से ये भिन्न है क्योंकि दृढ़ीकरण में सांस्कृतिक विविधता बनी रहती है, लेकिन एक साझा राष्ट्रीय सामाजिक पहचान विकसित होती है। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में दृढ़ीकरण की अत्यंत आवश्यकता है, जहाँ भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की विविधता बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि अभी एक हाल ही का मुद्दा है कि तमिलनाडु या महाराष्ट्र में हिंदी भाषा खत्म कर रहे हैं, अलग ही टाइप का विरोध हो रहा है वहाँ पे। लेकिन इसीलिए यहाँ पे दृढ़ीकरण की बहुत ज़रूरत है कि भाई आपकी अपनी भाषा है, मेरी अपनी भाषा है, सब लोग मिलकर रहो। लेकिन ऐसा नहीं है। दृढ़ीकरण के माध्यम से ही समरसता, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक शांति स्थापित की जा सकती है। यह शिक्षा समान अवसर, न्याय और संवैधानिक मूल्यों के पालन से संभव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। वैसे भी समझना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है भारत के विकास के लिए। चाहे आपकी कोई भी भाषा हो या धर्म हो, सभी का सम्मान करें, चाहे आप किसी भी एरिया से हो। प्रॉपर देखिए, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। वर्ग। अब वर्ग पे हम लोग देखते हैं। वर्ग एक ऐसी सामाजिक श्रेणी है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति, पेशा या जीवन शैली के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, फिर से देखिए। वर्ग एक ऐसी सामाजिक श्रेणी है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति, पेशा और जीवन शैली के आधार पर निर्धारित की जाती है। समाज शास्त्र में वर्ग को सामाजिक असमानता का आधुनिक रूप माना जाता है। इसमें व्यक्ति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि अर्जित संसाधनों के आधार पर वर्गीकृत होता है। अब एक नई समस्या आ गई है वर्ग की। लोग क्लास, आपने, चलिए इंग्लिश में आप क्लास से बहुत ज़्यादा वो होंगे, भाई वो हाई क्लास का है, वो लो क्लास का है। तो ये क्या भाई, आपने एक नई विचारधारा का जन्म दे दिया है। इसमें व्यक्ति को जन्म से कोई मतलब नहीं होता उसके पास पैसे हैं कि नहीं। भाई वो कौन सी, अगर कोई 800 कार से चल रहा है, भाई उसके पास तो 800 है, वो ब्रेजा से चल रहा है। ये सब एक अलग ही तरह की विचारधारा का जन्म हुआ है भारत में। इसमें व्यक्ति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि अर्जित संसाधनों के आधार पर वर्गीकृत होता है। प्रमुख रूप से समाज को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बांटा जाता है। वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता की संभावनाएं होती हैं, यानी कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और परिश्रम से वर्ग परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि अगर आप आज निम्न वर्ग के मेहनत करिए तो आप कल उच्च वर्ग के हो जाएंगे। यह जाति व्यवस्था की तुलना में अधिक लचीला होता है। भाई जाति व्यवस्था तो आज तक खत्म ही नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत कर ले तो आप लो वर्ग से हाई वर्ग बन जाते हैं, हाई क्लास के बन जाएंगे। आधुनिक पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना गया है।
वर्गीय असमानता को घटाने के लिए समान अवसर, शिक्षा और कल्याणकारी नीतियां आवश्यक है। अगर आपको वर्ग या क्लास का डिफरेंस खत्म करना है तो आप मन लगा के पढ़ें, कहीं नौकरी आए तो उसके लिए आप फॉर्म भरें और मन से पढ़ के नौकरी पा लीजिए, वर्ग अपने आप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है समाज में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, परंपराओं, पहनावे, खान पान, कला और मूल्यों का अस्तित्व। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ क्या है? समाज में जो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न पहनावे, विभिन्न खान पान, विभिन्न कला, मूल्य, इन सब का अस्तित्व है, वो सब आपकी सांस्कृतिक विविधता में आता है, यानी कि सब कुछ भिन्न भिन्न। भारतीय सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। भारत की जो संस्कृति है वो सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत उदाहरण है, जहाँ अनेक जातियां, धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी सह अस्तित्व में है। सांस्कृतिक विविधता किसी समाज की समृद्धि, रचनात्मक और सहिष्णुता को दर्शाती है। ये विभिन्न समुदायों को पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। विविधता से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जिससे नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विचार जन्म लेते हैं। जब आप सांस्कृतिक विविधता जहाँ होती है, भाई दो धर्म, दो संस्कृतियाँ, दो से अधिक धर्म संस्कृति एक पास रहेंगे तो वो अपने संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। इससे एक नवीन संस्कृति बनती है भाई कि आपके यहाँ दीपावली मनाई जा रही, किसी के यहाँ कोई और त्यौहार मनाया जा रहा है, तो आप मिल के मनाएं तो एक अलग ही संस्कृति का जन्म होगा। हालांकि कभी कभी ये विविधता सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और सहिष्णुता को भी जन्म देती है। अतः समाज में सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के साथ साथ समरसता और समानता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। शिक्षा और संवाद इसके प्रमुख साधन है। जब आप एक पढ़ा लिखा, ऐसे लोगों का मानना है कि पढ़ने लिखने से आपकी मानसिक विचारधारा बदलती है और आप एक अलग ही व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति बन के तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें ग्रामीण और नगरीय समुदाय। ग्रामीण और नगरीय समुदाय समाज के दो भिन्न सामाजिक संरचनाएं हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय समाज के दो भिन्न भिन्न मतलब सामाजिक संरचनाएं हैं। जो सामाजिक संरचना मतलब कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय की जो संरचना है वो सामाजिक संरचना, जीवन शैली और मूल्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय समाज के दो भिन्न भिन्न सामाजिक संरचनाएं हैं। जो यानी कि जो किसके लिए कहा गया है? ग्रामीण और नगरीय के लिए। ग्रामीण और नगरीय समुदाय सामाजिक संरचना, जीवन शैली और मूल्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रामीण समुदाय गांवों में निवास करते हैं जहां जनसंख्या कम होती है, जीवन शैली परंपरागत और सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत, किसकी आजीविका का? ग्रामीण समुदाय की, कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत नगरीय समुदाय शहरों में निवास करता है जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है, जीवन शैली आपकी आधुनिक होती है और आजीविका व्यवसाय, सेवा और उद्योग पर आधारित होते हैं। सेवा का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है? डॉक्टरी का आपका पेशा हो गया, डॉक्टरी हो गया, या आप शिक्षक है, ये सब आपके सेवा के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण समुदायों में सामूहिकता और परंपरा की प्रधानता होती है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा, आप गाँव में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का आपको समूह मिलता है, वो आपस में शाम को बातें करते हैं। नगर में ऐसा कहाँ होता है, लोग अपने में ही बिजी होते हैं। जबकि नगरीय सेवा में व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा अधिक महत्व रखती है। भाई पड़ोसी पड़ोसी में प्रतिस्पर्धा होती है, भाई उसके यहाँ ऐसा है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। दोनों समुदाय एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी ग्रामीण और नगरीय समुदाय दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। अगर आपकी जगह नगरीय जगह शहरी आ जाए तो बात एक ही है। और वर्तमान में इनके बीच की विभाजक रेखा धुंधली होती जा रही है, विशेषकर नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव से। जब से यानी नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ है, गाँव में भी बहुत सारा विकास हुआ है, तो इसलिए जो इनके बीच का अंतर है वो अब कम हो रहा है। समाज शास्त्र में इन दोनों समुदायों का तुलनात्मक अध्ययन सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकता, संस्कृति और संरचना को समझने के लिए किया जाता है। दोनों समुदाय एक दूसरे से जुड़े हैं और परस्पर सामाजिक एवं आर्थिक आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसपे हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन 1 मिनट देख लूं, हाँ 4 बार पूछा गया है। संजातीयता। संजातीयता का अर्थ है लोगों का एक समूह जो खुद को एक सामान्य पहचान के आधार पर एक दूसरे से अलग मानते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिहारी लोग हुए, भाई वो हैं तो हिंदू ही हैं, तो भैया बिहारी ठीक है, मतलब मेरा मतलब समझिए कि बिहारी लोग कहीं भी आते हैं, वो बोलते हैं तो लोग ये अरे भाई वो तो बिहारी है। तो कैसे बिहारी है?
उसकी खुद की एक पहचान है, और जैसे कि उस भाषा के आधार पर उस व्यक्ति को अलग बताया जाता है, मतलब उसकी खुद की पहचान होती है, आप समझिए। संजात संजातीयता का अर्थ है लोगों का एक समूह जो खुद को एक सामान्य पहचान के आधार पर एक दूसरे से अलग मानते हैं। यह पहचान साझा, मतलब ये जो पहचान होती है ये भाषा, संस्कृति, वंश, परंपराओं, समाज, धर्म, इतिहास या सामाजिक व्यवहार जैसे कारकों पर आधारित होती है। ठीक है। संजातीयता एक व्यक्ति या समुदाय की वह सामाजिक पहचान है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को उसकी सांस्कृतिक, भाषाई या नस्लीय या परंपराई विशेषताओं के आधार पर प्राप्त होती है, जो उन्हें दूसरों से अलग महसूस कराती है और उन्हें एक विशेष समूह का सदस्य होने की भावना पैदा करती है। संजातीय समूह अपने रीति रिवाज, परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य बनाए रखते हैं। संजातीयता कभी कभी सामूहिक गर्व, आत्मसम्मान और सामाजिक एकता को मजबूत करती है, लेकिन जब ये असहिष्णुता या राजनीतिक स्वार्थ या भेदभाव से जुड़ जाती है तब ये संघर्ष और विभाजन का कारण बनती है। इसे संतुलन के साथ समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है ताकि विविधता में एकता बनी रहे और सामाजिक शांति बनी रह सके। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में संजातीयता एक संवेदनशील विषय है। भारत में तमिल, मराठी, पंजाबी, नागा जैसे समूह संजातीय पहचान के उदाहरण हैं। समाजशास्त्र में संजातीयता का अध्ययन पहचान, सामाजिक संबंध, संघर्ष और राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में किया जाता है। आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि आप संजातीयता का यहाँ क्या मतलब है। नहीं भी समझ आया तो इसको रट के चले जाइएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग या शॉर्ट में, लघु में आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजातियां वह आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, मैंने बताया था ना, अनुसूचित जनजातियां अनुच्छेद 342, अनुसूचित जातियां आपकी अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध कर विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित जनजातियां वह आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध कर, यानी कि उनमें शामिल करके एक विशेष अधिकार, आरक्षण दिए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों को भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण विशेष संरक्षण और अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये समुदाय सामान्यतः पहाड़ी, वनों या दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और पारंपरिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। भारत में प्रमुख अगर आप अनुसूचित जनजातियां देखें तो ये गोंड, संथाल, भील, टोंडा और आपकी उराव आदि हैं। ये शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप ये बस इतनी ही पढ़ के आदि लिख दीजिएगा। इन जनजातियों को अपनी भाषाएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां और समाज व्यवस्था होती है। इन जनजातियों की मतलब पर्टिकुलर अगर आप देखें तो आपने आदिवासियों की अपनी खुद की एक अलग भाषा होती है, रीति रिवाज होते हैं, पूजा पद्धति बिल्कुल हम लोगों से अलग होती है, इनकी समाज व्यवस्था भी एकदम अलग होती है। आज भी विकास के दौर में ये समुदाय बहुत पीछे है। सरकार ने इनके लिए आरक्षण, वन अधिकार, विशेष सहायता और विकास योजनाएं चलाई हैं। उद्देश्य है इन्हें आत्मनिर्भर बनाना, मतलब जो ये चलाई गई योजनाएं, इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है इन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बनाए रखना। संवैधानिक संरक्षण और सामाजिक सहभागिता से इनके समावेशन की दिशा में प्रगति हुई है, यानी कि समाज में इनको मिलाने की विचारधारा है सरकार की, उसमें प्रगति हुई है। अनुसूचित जनजातियों का समाजशास्त्री अध्ययन संस्कृति, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का समाजशास्त्र में अध्ययन क्यों किया जाता है? संस्कृति, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बस 2 ही 3 टॉपिक बचे होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने आपको भी एक बार ये शब्द बोला था, अगर आपको याद हो वर्ड, सात्मीकरण या आत्मसातीकरण। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। सात्मीकरण का अर्थ है आत्मसात करना या किसी अन्य संस्कृति, समूह या विचारधारा में घुल मिल जाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह
किसी अन्य संस्कृति समूह की भाषा, रीति रिवाज, जीवन शैली और व्यवहारों को अपना ले। यानी कि पहले उस व्यक्ति की कोई अपनी भाषा होगी, कुछ अपने रीति रिवाज होंगे, अपने त्यौहार होंगे, लेकिन वो उन सबको भुला के, या आप कह सकते हो उन सबको छोड़ के, जो वहाँ की बहुसंख्यक आबादी होती है उसमें मिल जाता है, उसकी जीवन शैली को अपना लेता है। आत्मसातीकरण सांस्कृतिक एकीकरण का एक प्रमुख रूप है, जिसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय धीरे धीरे बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है और अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को त्याग देता है, जिससे संभवतः उनकी मूल संस्कृति के कुछ पहलू नष्ट हो जाते हैं। भाई वो कुछ अपनी संस्कृति को भुला देता है और उनकी अपना लेगा, तो बेसिकली ये बात है कि वो अपनी मूल संस्कृति के कुछ पहलू नष्ट कर रहा है या कुछ पहलुओं को छोड़ रहा है। ये स्वेच्छा से या दबाव में हो सकता है भाई। जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय है और वहाँ पे कोई बहुसंख्यक समुदाय वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो या तो वो स्वेच्छा से परिवर्तित कर लें, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग दबाव बना के परिवर्तित कराते हैं, जैसा कि लिखा है। मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर मेरा उद्देश्य नहीं है। इसमें प्रायः अल्पसंख्यक समूह बहुसंख्यक समुदाय की भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली को अपना लेता है। जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक की भाषा को अपना लेता है, उसके रीति रिवाज और जीवन शैली को अपना लेता है। सातवें गणना की कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी आप देख लीजिए, या आप इसे टाइप कह सकते हैं। सांस्कृतिक सात्मीकरण, भाषाई सात्मीकरण और सामाजिक सात्मीकरण। सांस्कृतिक तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य संस्कृति के रीति रिवाजों, मूल्यों और विश्वासों को अपना लेता है। भाषाई सात्मीकरण तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य भाषा को सीखता है या उसका उपयोग करता है। सामाजिक सात्मीकरण तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य सामाजिक समूह में एकीकृत हो जाता है या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। उदाहरण आप देख ले, जैसे कोई एक अप्रवासी परिवार, यानी कि जैसे नहीं कहते एक देश है, उसका कोई परिवार किसी दूसरे देश में जाए, तो एक अप्रवासी परिवार जो किसी नए देश में जाता है, समय के साथ वहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाता है। भाई इसका खुद का मन है, वो वहाँ के फेस्टिवल्स मनाने लगता है, वहाँ की भाषा बोलने लगेगा, वह उस देश की भाषा सीख लेते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों को अपना लेते हैं और उस देश के सामाजिक जीवन में भाग ले लेते हैं। तो ये आपका हुआ सात्मीकरण या आत्म सात्मीकरण की डेफिनेशन का एग्जाम्पल। अब हमारा अगला टॉपिक है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग वह सामाजिक वर्ग है जो ना तो अत्यंत धनी होता है ना ही निर्धन होता है। इसकी विशेषता होती है कि ये स्थायी आय, शिक्षा, सेवा क्षेत्र में रोजगार और जीवन में स्थिरता की चाह रखता है। यह वर्ग उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों, सामाजिक गतिशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहन माना जाता है। कि ये उपभोक्तावादी होता है, सामाजिक गतिशीलता में भाग लेता है और लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक होता है। भारत में मध्यम वर्ग का तेजी से विस्तार हो रहा है। विशेषकर उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद ये वर्ग सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, राजनीति और उपभोक्ता संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यम वर्ग परिवार, नैतिकता, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठिता को अत्यधिक महत्व देता है। आपने देखा होगा जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, इनके अलग ही अपने वैल्यूज होते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसकी आर्थिक शक्ति और जनसंख्या के कारण ये बाजार, मीडिया, राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मिडिल क्लास की जनसंख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे भी ये राजनीति को प्रभावित करेगी। साथ ही वर्ग कभी कभी असुरक्षा और दबाव में भी जीता है, जिससे सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहिष्करण की अवधारणा। ये 2 बार पूछा गया है, लेकिन आप फिर भी देख लें इसे। बहिष्करण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। ये जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक अक्षमता, गरीबी, यानी कि शारीरिक अक्षमता समझ रहे ना, विकलांगता या कुछ भी, गरीबी आदि के आधार पर हो सकता है। कि ये जाति, धर्म, गरीबी के आधार पर लोगों का बहिष्कार किया जा सकता है। भारत में ये विशेष रूप से दलितों, महिलाओं, विकलांगों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संदर्भ में देखा जाता है। उन्हें अधिकार, संसाधन या अवसरों से वंचित किया जाता है। अभी आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप फिर भी देखिए कितना मिलता जुलता है इसका आंसर है। बहिष्करण का प्रभाव व्यक्ति की गरिमा, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। ये बहिष्कार
शिक्षा, रोजगार, राजनीति, चिकित्सा और सामाजिक संबंधों में देखा जा सकता है। यानी कि बहिष्कार किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहिष्कार, रोजगार में, राजनीति में, चिकित्सा में, सामाजिक संबंधों में देखा जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार सामाजिक असमानता, भेदभाव और सामाजिक अन्याय को बढ़ाती है। इसके समाधान के लिए संवैधानिक उपाय, आरक्षण, जन जागरूकता और समावेशी नीतियां अपनाई जाती हैं। ये समाजशास्त्र में ये अवधारणा सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और समावेशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के लिए संविधान, कानून और कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है। ऊपर जो क्वेश्चन था वो आपने सामाजिक बहिष्कार मैंने आपको पढ़ाया था। ये आपकी बहिष्कार की अवधारणा है, दोनों का आंसर मिलता जुलता है। तो आप खुद देखिए कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 आंसर दिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य है। ये वैसे 2 से 3 बार पूछा गया जहाँ तक मुझे याद है। हिंदू विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य माने गए। पहला आपका धर्म पालन, दूसरा आपका संतानोत्पत्ति, तीसरा आपका जीवन की सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी साझा करना, और चौथा आपकी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। विवाह को गृहस्थ आश्रम की नींव माना गया है। विवाह के माध्यम से केवल 2 व्यक्तियों ही नहीं, 2 परिवारों, 2 संस्कृतियों का आध्यात्मिक और सामाजिक मिलन होता है। हिंदू विवाह में 7 फेरे, यज्ञ, कन्यादान आदि अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में विवाह को त्यागना या आप तलाक स्वीकार नहीं है, परंतु आधुनिक कानूनों के अंतर्गत अब तलाक की सुविधा भी दी गई है। समाज में विवाह का अध्ययन सामाजिक संरचना, समाजशास्त्र में विवाह का अध्ययन सामाजिक संरचना, लैंगिक भूमिकाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नस्लवाद। नस्लवाद एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है, यह आपका लास्ट टॉपिक है, बस खत्म फिर आपका। नस्लवाद एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसमें एक नस्ल को दूसरी नस्ल की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। कि नस्ल कैसे होता है मैं आपको बता दूं, ये त्वचा के आधार पे, त्वचा के रंग के आधार पे, गोरा काला के आधार पे, शारीरिक बनावट के आधार पे हो सकता है, वंश के आधार पे हो सकता है। ये धारणा त्वचा के आधार पे, त्वचा के रंग, शारीरिक बनावट या वंश के आधार पर भेदभाव को जन्म देती है। नस्लवाद के कारण लोगों को शिक्षा, रोजगार, अवसर, न्याय आदि क्षेत्रों में असमानता का सामना करना पड़ता है। नस्लवाद से क्या दिक्कत होती है? नस्लवाद के कारण लोगों को शिक्षा, रोजगार, आवास, न्याय आदि क्षेत्रों में असमानता का सामना करना पड़ता है। नस्लवाद व्यक्तिगत स्तर से लेकर संस्थागत स्तर तक फैल जा सकता है। ये सामाजिक तनाव, हिंसा और अलगाव को जन्म देता है। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में नस्लवाद का इतिहास बहुत गहरा है। आप देखते होंगे अफ्रीका, अमेरिका में बहुत सारी न्यूज़ें आती होंगी, वहाँ पे गोरा काला का बहुत ज़्यादा भैया वहाँ पे है। नस्लवाद का इतिहास बहुत गहरा है, लेकिन आज वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन और जागरूकता के कारण ये धारणा विश्व स्तर पर आलोचना का विषय बनी है। नस्लवाद के मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। किसी व्यक्ति को नौकरी देने से इनकार करना, क्योंकि वह कह दो भैया तुम एक विशेष नस्ल के हो इसलिए हम आपको नौकरी नहीं देंगे। किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में जाने से रोकना, क्योंकि कह दो भैया तुम एक विशेष नस्ल के हो इसलिए हम तुम्हें नौकरी या उस क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। तो ये था आपका, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच भी कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए मैंने एक एक टॉपिक आपका कवर कराया है, सारी यूनिट का जितना इंपॉर्टेंट था। मैं ये नहीं करी कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था, गांव, नगर, जनजाति, जाति, विवाह, संयुक्त परिवार, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, सब आपका ये मैंने आपका कवर करा दिया। ये एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटा है जितना इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और अगर आपको लगे कि नहीं कुछ और आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं ये नहीं करी पक्का मैं दे दूंगी, लेकिन सुबह 5 बजे तक एक वीडियो बना दूंगी, तो आप फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा उसके थ्रू। जैसे 1 घंटे का वीडियो है तो आधे घंटे में आप 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन के तहत इंपॉर्टेंट कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें, रात में चाहे ना सोएं, कम सोएं, लेकिन रिवीजन ज़रूर करें और बेहतरीन पेपर दे के आएँ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।